नमस्कार सभी को। जैसा कि मैंने बोला था, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के रहते हैं, आप लोग पूछते रहते हो। तो पॉसिबल मेरे लिए नहीं होता है कभी-कभी कि एक-एक हर क्वेश्चन का जवाब दे पाना ग्रुप में। तो इसीलिए मैंने बोला था आप लोग लिस्टिंग कर लीजिए क्वेश्चंस की, एक इसमें ऐड करते जाइए। और मैंने 1 घंटे का टाइम दिया था आप लोगों को कि 10 बजे तक अगर आप कर लेते हो तो फिर मैं सारे जो भी क्वेरीज़ हैं उनके जवाब आपको दे दूँगा एक वीडियो के माध्यम से। तो वही मैं वीडियो को लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर इनमें पहला क्वेश्चन है प्रिंसिपल का टेन्योर कितना होता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा प्रिंसिपल का टेन्योर जो होता है वो 3 से 5 साल होता है। मिनिमम 3 मैक्स 5। हालाँकि अगर प्रिंसिपल रिक्वेस्ट करता है तो 2 साल तक वो और बढ़वा सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं 3 से 7 साल। 3 साल तब होता है अगर उसका कोई स्पाउस केस है, तब उसको डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा। या वो जैसे कहीं से सॉरी, मैंने डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे गलत बोल दिया। अगर उसका स्पाउस केस है तो वो एक जगह पे 3 साल तक रह सकता है, उसके बाद अगर वो ट्रांसफ़र चाहे तो उसका हो जाएगा। और 7 उस केस में होते हैं जब डिस्प्लेसमेंट होते हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट और ट्रांसफ़र 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। ये पूरी डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे एक और वीडियो में, जिसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी जो 2023 की है, उसमें क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या पॉइंट्स हैं, उनको जब डिटेल में हम देखेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक जनरल सा क्वेश्चन था प्रिंसिपल का टेन्योर कितना होता है, तो 3 से 5 इसका जवाब है। दूसरा, एम्प्लॉय कोड कब आता है। तो एम्प्लॉय कोड जो है आप ज्वाइन करते हैं तो 10 दिन के अंदर आ जाता है। वो तब आ जाता है अगर आपका प्रिंसिपल एक्टिव है। मतलब प्रिंसिपल आपकी सारी चीज़ें अगर भेज देता है आरओ, जैसे ही आपने ज्वाइन किया उसी के 2-3 दिन बाद अगर वो आरओ भेज देता है, मेल कर देता है, थोड़ा सा कांटेक्ट में भी रहता है आरओ के, तो वो आपका जो है 10 दिन के अंदर एम्प्लॉय कोड आ जाता है। अब एम्प्लॉय कोड का रोल क्या है। एम्प्लॉय कोड का रोल ये है, जब तक एम्प्लॉय कोड जनरेट नहीं होगा तब तक आपकी सैलरी नहीं आएगी। और केवीज़ में जितने केवीज़ हैं, सैलरी 20 से 21 तक बन जाती है और उसको वो अपलोड भी कर देते हैं, लेकिन आती वही है लास्ट में 30 या 31 को, जो भी मंथ हो जिस डेट का। तो इसमें है क्या कि अगर आपका एम्प्लॉय कोड 20 से पहले आ गया है तो मान के चलिए आपने मान लो दिसंबर में अभी ज्वाइन किया है और आपका कोड अगर आज, वैसे भी हमारी 20 तारीख हो चुकी है, तो अगर आपका एम्प्लॉय कोड आ चुका है तो सैलरी इस महीने की आ जाएगी, और नहीं आया है तो सैलरी अब इस महीने की अगले महीने में आएगी। तो एम्प्लॉय कोड का रूल ये है कि अगर एम्प्लॉय कोड जनरेट नहीं है तो सैलरी आपकी रुकेगी। अब यहाँ पे एम्प्लॉय कोड की अगर बात करते हैं तो इसमें हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनपीएस और प्रान से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि एम्प्लॉय कोड का प्रान नंबर से कोई कनेक्शन नहीं होता। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि सर, वो कह रहे हैं कि एम्प्लॉय कोड तब तक जनरेट नहीं होगा जब तक आप प्रान नंबर आपका नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि कई स्कूल्स जो है प्रान नंबर के लिए प्रेशराइज़ करते हैं, और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, अगर वो वैसे तो ये जिम्मेदारी विद्यालय की है, विद्यालय अपने एंड से करता है। होता क्या है कि हम एक उसको हार्ड कॉपी में एनपीएस का फॉर्म होता है वो भर के दे देते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन उसमें मांगी जाती है वो भी ब्लैक पेन से, और उसके बाद ब्लैक पेन से भरा हुआ वो ऑफिस चला जाता है और ऑफिस में उसको ऑनलाइन कर दिया जाता है। लेकिन इस बार सुनने में आया है कि केवी वाले क्या कर रहे हैं कि वो टीचर से ही खुद कह रहे हैं इसको आप बनवा के ले आइए। तो टीचर खुद कर रहा है, हालांकि ये गलत है, फिर भी अगर वो करवा रहे हैं, आप लोग कर रहे हो, तो मैं बताना चाहूँगा कि प्रान का एम्प्लॉय कोड से कोई मतलब नहीं है। प्रान अगर आपका नहीं भी जनरेट हुआ है तब भी सैलरी आपकी नहीं रुकेगी। सैलरी के लिए ज़रूरी है एम्प्लॉय कोड। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और एनपीएस क्या है, ये आपकी न्यू पेंशन स्कीम है। तो इसमें है क्या कि बहुत झोल है, बहुत सारा। आपका 10% कटता है, गवर्नमेंट 14% जमा करती है, टोटल पैसा आपके प्राण में ये जमा होता है। कई बार देखोगे जो पैसा है वो माइनस हो जा रहा है, क्योंकि ये पैसा शेयर मार्केट में लगता है, और इसी का विरोध भी चल रहा है। आप लोगों ने अभी सुना होगा न्यूज़ में कि दिल्ली में बहुत बड़ी रैली थी, बहुत बड़ा एक धरना हुआ था आपका ओपीएस को लेकर,
मतलब सभी कर्मचारी चाहते हैं कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो वापस आए। ओल्ड पेंशन स्कीम ये थी कि जिसमें जिस समय हम रिटायर होते थे जो भी हमारा बेसिक होता था तो उसमें हमारी पेंशन जो आधी बेसिक का जो आधा रहता था 50% वो हमारा बेसिक होता था, उस पर डीए और डीआर जो भी बनता था उसको रिटायरमेंट के बाद उसको डीआर बोलते थे, तो वो हमें मिल जाता था। लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया है 2004 के बाद से, तभी इन्होंने एनपीएस को शुरू किया है। और एनपीएस में यही है कि पैसा हमारा 10% कटता है, गवर्नमेंट ये दिखाती है कि 14% हम जमा कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा जमा होता रहता है। कई बार वो आपको शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग माइनस में भी मिलेगा आपका पैसा, और वो पैसा कहाँ लगता है, क्या होता है, कैसे निकाला जाएगा, क्या होगा, किसी को अभी कुछ नहीं पता है। कई लोगों ने क्लैरिफिकेशन भी मांगा है, लेकिन कई लोगों ने निकालने की भी कोशिश की है, लेकिन वो मना कर दिया गया। जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता है कि जीपीएफ अकाउंट होता है। जीपीएफ अकाउंट में आप कुछ टेन्योर होता है, 5 साल बाद, 7 साल बाद या 10 साल बाद ऐसा होता है। उसके बाद कुछ पैसा अगर आप चाहो तो उसमें से निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप नहीं निकाल सकते हो पैसा। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एनपीएस और प्रान का एम्प्लॉय कोड से कोई मतलब नहीं है। एनपीएस और प्रान नंबर आपका नहीं है, सैलरी नहीं रुकेगी, उसके लिए कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। मेरे पास है कोर्ट ऑर्डर, अगर आपको चाहिए तो बताना, मैं दे दूंगा कि अगर आपका प्रान नंबर नहीं है तो सैलरी आपकी कोई रोक नहीं सकता। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर्स डायरी। टीचर्स डायरी का ये है, आपको टीचर्स डायरी भरनी है। उसमें कई कॉलम्स होते हैं। जैसे पहले तो टॉपिक का नाम डालिएगा, गेस्ट क्या है चैप्टर का जो आप पढ़ाने जा रहे हो। आप एक एक सप्ताह का चाहे तो 15-15 दिन का भी बना सकते हो प्लान। उसमें कुछ नहीं करना रहता है, आपको गेस्ट डालना है, क्या चीज़ें आप पढ़ाओगे। जैसे मैं इंग्लिश का हूँ तो इंग्लिश में कोई चैप्टर मुझे डिस्कस करना है तो मैं कैसे करूँगा, उसका टाइटल पहले डिस्कस करूँगा, फिर रीडिंग कराऊँगा बच्चों से। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है वहाँ पर, क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो करोगे। फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे, बीच बीच में क्वेश्चंस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है उस चैप्टर में, कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ स्पेसिफिक। तो एक एक जनरल और एक दो स्पेसिफिक, दोनों को मिला के हम उसमें डाल देंगे। हालांकि इसका टीचर्स डायरी का मेरे पास है, मैं भेज दूंगा ग्रुप में, आप लोग देख लीजिए कैसे फिल किया जाता है। फिर एनुअल इंस्पेक्शन और अपार, ये क्या होता है। अपार जो होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट होती है आपकी। अब इसमें ये हर केवी में साल में एक बार इंस्पेक्शन होता है, टीम आती है, उसमें आपके असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, कई लोग, एक टीम आती है जो आपके यहाँ की सारी चीज़ें देखते हैं। इसी के बेस पे आपकी क्लासरूम टीचिंग को वो जज करते हैं, आपके परफॉर्मेंस को देखते हैं, आप कैसे पढ़ाते हो, क्या करते हो, आप जो कॉपी करेक्शन है वो कैसे करते हो, सारी चीज़ें, आपका अटेंडेंस रजिस्टर, ये सारा कुछ देखा जाएगा। तो इसी के बेस पे वो इवैल्यूएशन करते हैं। तो इवैल्यूएशन में अब यहाँ पे जब व्यापार की बात आई है तो इसमें जैसे कि एनुअल इंस्पेक्शन में होता ये है कि आप एक लेसन प्लान बनाएंगे। वो लेसन प्लान सेम वैसा ही होगा जैसा हम बीएड में बनाते हैं। रेगुलर हमें वैसा नहीं बनाना है, लेकिन इंस्पेक्शन वाला दिन हमें ऐसा लेसन प्लान बनाना है जो हम बीएड में बनाते हैं। सारी चीज़ें वैसे रहेंगी, उसको हम पीछे रख देंगे और वो लोग अपना आएंगे और क्लास में हमें पढ़ाते हुए वो देखेंगे जो चीज़ें हमने लेसन प्लान में लिखी हैं वही चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। टीएलएम है तो आप ले जा सकते हो। जैसे मैं टीजीटी पीजीटी की बात कर रहा हूँ तो बोर्ड पे जैसे आप जेन्यून पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाइए, फुल कॉन्फिडेंस में रह करके, और उसी के बेस पे आपका इवैल्यूएशन होगा। इवैल्यूएशन का भी होता है। अपार का रोल ये है कि इसमें आप मार्किंग होती है, तो मार्किंग में मान लो वो अगर सारे पॉइंट्स जो भी होते हैं उसमें 8 अगर देते हैं, मतलब 8 से ऊपर अंक अगर आपको मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, तो उस साल का 1 पॉइंट आपका ऐड हो जाएगा। और 8 से नीचे मान लो आपको 7.5 दे दिए तो उस साल का 0 रहेगा। मतलब मिनिमम उसमें 8 चाहिए पॉइंट। अगर 8 पॉइंट आपको मिलते हैं अपार में तो इट मीन्स कि आपका उस साल का 1 पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट्स आपके ट्रांसफ़र में, प्रमोशन में काउंट होते हैं। तो ये एनुअल इंस्पेक्शन बड़ा ही अहम पड़ाव होता है कि पूरे साल हमने क्या किया। और मान लो हमने खूब मेहनत करी पूरे साल, लेकिन इस दिन सब कुछ गड़बड़ हो गया और आपको नंबर कम मिल गया तो वो मेहनत बेकार चली जाती। इसलिए इस दिन का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट केवीएस रिक्रूटमेंट ड्राइव कब आए होगा। तो नेक्स्ट केवीएस जो वैकेंसीज़ आएंगी
वो 2025 से पहले तो नहीं आने वाली हैं, क्योंकि 2024 तक की वैकेंसीज़ तो इसी में कवर करी गई हैं, और इसके बाद 2025 एंड तक मान के चलिए वैकेंसीज़ आने की संभावना बनेगी। वैसे मेरा मानना है कि 2026 स्टार्टिंग में, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं 2025 एंड की। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सर्विस बुक में क्वालिफ़िकेशन बाद में भी ऐड करवा सकते हैं आफ्टर गेटिंग फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स, और या फिर अभी ही शो करना पड़ेगा, बिकॉज़ कल हमारे स्कूल में सर्विस बुक फिल करवा रहे हैं एंड आई डोंट हैव माय कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स ऑफ ग्रेजुएशन इट्स। तो यहाँ पर एक मैडम ने पूछा है, तो सर्विस बुक में क्वालिफ़िकेशन आप कभी भी ऐड करा सकते हो, बाद में कराइएगा, अगर नहीं है तो बाद में करा लीजिए। बहुत सारी चीज़ें इसमें बाद में ऐड होती रहती हैं, और आपको सर्विस बुक आपकी साल में एक बार दिखाई भी जाती है, तो उसमें आपसे पूछा भी जाता है कुछ ऐड तो नहीं करवाना है। तो इसमें मान लो जैसे आपका कहना है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कुछ हैं जो फाइनल अभी नहीं हैं, तो जैसे ही आएँ तब आप करा दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी बाद में बनती रहती है। जैसे मैरिज सर्टिफिकेट है लोगों का, या चाइल्ड का है, या कोई आपने डिग्री एक्वायर करी है, कोई सर्टिफिकेट आपको मिला है, कोई कोर्स किया है, तो वो आप बाद में भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न उन लोगों का होता है कि मान लो टीजीटी अपॉइंट हुए हैं, टीजीटी में उनका ग्रेजुएशन है, उन्होंने नहीं शो किया मास्टर्स, और क्योंकि प्रमोशन मास्टर्स के बेस पे होगा, तो अब उनको क्वेश्चन ये रहता है कि सर कैसे ऐड कराएं, उसको नहीं हमने ऐड करवा पाया। तो कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी उसको ऐड करा सकते हो, बीच में करा सकते हो, 1 साल बाद करा सकते हो, 2 साल बाद करा सकते हो, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर उसके बाद जो एनपीएस के लिए सैलरी से डिडक्ट होता है, उसके बाद इन हैंड सैलरी कितनी होगी। तो ये सैलरी से रिलेटेड मैंने टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी के तीनों वीडियोस मेरे चैनल पर पड़े हैं, तो आप लोग देख लीजिए। वैसे भी अगर आपको निकालना है तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, जो भी आपका बेसिक है उस पर जितना भी डीए है, बेसिक और डीए को जोड़ दीजिए, उसका 10% आप लेस कर दीजिए उसमें से, तो मान के चलिए वही आपका मतलब बेसिक और डीए का 10% कम हो जाता है एनपीएस शेयर में। और सैलरी से रिलेटेड वीडियो मेरे पड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है जो एनपीएस के लिए डिडक्ट होता है सैलरी में से, क्या वो मनी हमें एंड में या कभी भी वापस मिलता है। मैम अभी मैंने इसके ऊपर ही बताया है, वो पैसा वैसे तो प्रोविज़न इन्होंने दे रखा है कि आप जो है 40% निकाल सकते हैं, और 60% जो बचेगा उसकी पेंशन बनेगी। लेकिन अभी बहुत से लोगों ने उस पैसे को निकालने की कोशिश करी, बट वो पैसा नहीं निकला। इवन लोगों ने मांगा भी कि कैसे हम निकालेंगे, लेकिन कोई भी गाइडलाइन नहीं आई। तो इस पैसे के बारे में हम अभी कुछ भी बात नहीं करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस ये पैसा आप अकाउंट में अपने देख सकते, चेक कर सकते कि हमारा इतना है। अभी इसको लेकर कोई भी डिसीज़न नहीं हुआ है। फिर हम नेक्स्ट क्या है, मेरा ग्रेजुएशन एंड डीएलएड के साथ क्लैश कर रहा है, क्या वो सर्विस बुक में ऐड करवा सकते हैं। आल्सो आई विल प्रिपेयर फॉर DSSB PRT एग्ज़ाम, तो वहाँ भी यही सर्विस बुक की डिटेल्स यूज़ होगी क्या। ग्रेजुएशन और डीएलएड अगर आपका क्लैश कर रहा है तो मत दिखाइए, बेटर यही है कि अगर ऐसा कुछ भी है तो उसको शो मत करिए। दूसरा है कि DSSB PRT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं और यहाँ की सर्विस बुक यहाँ की सर्विस बुक वहाँ पे नहीं ऐड होगी, क्योंकि KVS एक ऑटोनोमस बॉडी है। अगर आप ऐड करवाना भी चाहेंगी तब भी नहीं होगी, और वैसे भी मत ही करवाइए, और होना भी नहीं है, क्योंकि ये ऑटोनोमस बॉडी है, इसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपके कि इस सर्विस बुक का वहाँ से कोई लेना देना नहीं है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा एनपीएस पहले बना हुआ है और मेरा एनपीएस का बैंक अकाउंट अलग है, और साथ ही मैं उसमें दिया नंबर अब किसी और का हो गया है। एनपीएस में नाम और बैंक अकाउंट अलग है या थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो कैसे होगा। एनपीएस अगर आपका पहले से बना है और उसमें बैंक अकाउंट अलग है, तो मैं यही कहूँगा कि जो एनपीएस, क्योंकि प्रान नंबर एक बार जनरेट होता है और उसमें जो भी आपका अकाउंट नंबर है वही अकाउंट नंबर आप सैलरी में यहाँ भी दीजिएगा, बेटर यही है। और फिर आप कह रहे हो कि जो उसमें नंबर है वो किसी और का हो गया, तो नंबर आप अपडेट करा दीजिए अपना, वो अपडेट हो जाएगा।
फिर है एनपीएस में नेम और बैंक अकाउंट अलग हैं या थोड़ा बहुत फ़र्क है तो कैसे होगा। अगर आपका एनपीएस में नेम और बैंक अकाउंट नेम अलग है तो बेटर यही है कि जो भी आपका जिस नाम से एनपीएस अकाउंट हो और जिस नाम से बैंक अकाउंट हो तो वो सेम ही रखिए, क्योंकि आगे बड़ी सारी समस्याएं आती हैं फिर। तो बेटर यही है कि वो सेम हो, उसको आप अपडेट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो शिफ्टिंग फॉर्म होता है, शिफ्टिंग फॉर्म आप फिल करेंगे तो उसमें सारी सही सही चीज़ें दे दीजिए, वो अपडेट हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। फिर हाउ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र ऑफ न्यू रिक्रूट्स आर पॉसिबल, 5 साल तक नहीं होंगे तो ये अभी भूल जाइए, क्योंकि न्यू ट्रांसफ़र पॉलिसी में भी दिया हुआ पहले 3 साल था, 5 साल कर दिया गया है। इवन पहले स्पाउस केस में लोग 1 साल में ही आ जाते थे, लेकिन अब स्पाउस केस भी 3 साल कर दिया गया है। तो 5 साल तो ट्रांसफ़र नहीं होने वाले हैं, लिखा भी है साफ साफ। हालांकि बीच में अगर पॉलिसी चेंज होती है वो एक अलग मैटर है, तो किस्मत है तो हो सकता है, अदरवाइज़ 5 साल आप मान के चलिए जहाँ पर हमारी पोस्टिंग है हमें वहीं रहना है। हाउ वी अवेल चाइल्ड केयर फंड, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है, इस पे मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ कि कितना मिलता है, क्या प्रोसीजर है। फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए कुछ नहीं करना है। मान लो आपके बच्चे हैं किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं तो आप प्रिंसिपल से कांटेक्ट करिए, अपने प्रिंसिपल को बताइए कि मुझे चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के लिए अप्लाई करना है। वो आपको एक फ़ॉर्म दे देंगे और उसमें सारी डिटेल सही सही फिल करके दे दीजिए। 2 बच्चों तक मिलता है ये। इसमें हॉस्टल की भी, अगर बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल फ़ीस भी मिलती है, और स्कूल की भी मतलब कुछ अलाउंसेस होते हैं, मिलते हैं वो, तो आप ये कर सकते हो। बाकी कितना अमाउंट मिलता है इस पे हम डिटेल में एक वीडियो बना देंगे। जैसे कि अभी हमें ट्रांसफ़र पॉलिसी पे डिस्कस करना है, और ये एजुकेशन अलाउंस जो आपने बोला है इस पे हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। फिर केवी ज्वाइन करने के बाद एमएससी मैथ्स करना हो तो कैसे करें, रेगुलर या ओपन यूनिवर्सिटी से। वैसे केवीएस कराता तो है, जैसे बहुत से लोग मेरे जानने में थे जो पीआरटी टीचर थे, डीएलएड थे, और उनको प्रमोशन के लिए बीएड करना था, तो केवीएस ने अलाउ किया था तो उन्होंने बीएड किया था। तो आप भी अपने प्रिंसिपल से बात कर लीजिए और वो आपको अलाउ कर देगा एमएससी मैथ्स या जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए। अगर प्रिंसिपल अलाउ कर देता है, अगर आपके पास परमिशन है तो रेगुलर भी कर सकते हैं। बस ऐसे कॉलेज से करिएगा जहाँ पे अटेंडेंस का कोई मतलब ना हो, या प्राइवेट वैसे शायद होती नहीं है एमएससी। ओपन यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, क्योंकि टीचर्स को वो प्रमोशन के लिए ये कोर्स वैलिड होते हैं। फ़िलहाल आप प्रिंसिपल से अपने परमिशन ले लीजिएगा। नेक्स्ट है कोई प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी बताइए सर जहाँ से एमएससी मैथ की जा सके आराम से। ओके, मैं आपको इसको सर्च करके कोई बेटर यूनिवर्सिटी में बता दूंगा। नेक्स्ट है अगर कोई पर्सन केवी में ज्वाइन करने के बाद 8-10 दूसरी जॉब के फॉर्म्स फिल करे तो 8-10 बार छुट्टी कैसे ली जाए। ऐसा मेथड बताइए सर जी कि प्रिंसिपल का मूड भी ख़राब ना हो और अपना एग्ज़ाम भी हो जाए। अब यहाँ पर ये है कि वैसे तो 8-10 अगर एग्ज़ाम्स आपके आसपास ही पड़ रहे हैं तो आप ईओएल ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए बेटर ये है कि जैसे ही आप ज्वाइन करिए, ज्वाइन करने के तुरंत बाद आप प्रिंसिपल को इन्फॉर्म, जैसे हमने आज ज्वाइन किया तो आज के 2-3 बाद हम प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर देंगे रिटर्न में कि मैंने ये फॉर्म पहले से इस जॉब से पहले से फिल कर रखे हैं, तो इनमें मुझे जब भी जाना पड़ेगा आप हमें परमिशन दे दीजिएगा। तो आप अगर इंटीमेशन दे देंगे तो वो आपके लिए बेटर होगा, इसलिए भी बेटर होगा, छुट्टी भी मिल जाएगी और आपको एनओसी भी मिल जाएगी इन केस आपका सिलेक्शन होता है तो। और इन फ्यूचर भी अगर आप कोई भी एग्ज़ाम यानी देना चाहते हैं, कोई भी फॉर्म आता है तो जैसे ही वो एडवर्टीज़मेंट आए उस फॉर्म को फिल करने के लिए आप रिटर्न में परमिशन लेंगे कि ये विज्ञापन संख्या एडवर्टीजमेंट नंबर निकला है इस डेट में, तो मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे अप्लाई करने की परमिशन दें। वो जब परमिशन दे देंगे तभी आप अप्लाई करिएगा, तो उसमें हमें आगे कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर है कि उसके लिए ईओएल बेस्ट है, आप बता दीजिएगा, वो प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, वो समझ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। वो
कुछ एक दो प्रिंसिपल होते हैं थोड़ा रूट टाइप, नहीं तो लोग कंसीडर करते हैं, वो दे देंगे छुट्टी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट है सर मेरा पीजी कंप्लीट नहीं था फॉर्म अप्लाई करते टाइम, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया था और एग्ज़ाम के बाद मैंने बीएड में एडमिशन लिया है, तो अभी ऐड कैसे करें? बिल्कुल आप ऐड करवा दीजिए, बाद में सर्विस बुक में ऐड हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। पीजी अब जो है आपका अगर कंप्लीट हो गया है तो उसको उसमें ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा बीपीएससी के थ्रू प्रान जनरेट हो गया बट वहाँ साइन दूसरी अपलोडेड हैं, तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या केवी में प्रान ट्रांसफ़र में साइन अपडेट हो सकती है। आप शिफ्टिंग का फॉर्म भर दीजिएगा और यहाँ आप जो उसमें न्यू साइन जो करेंगे और यहाँ पर जो भी जेएसए या जो भी एसएसए जो भी आपका ये फॉर्म अप्लाई करे उनसे अपडेट करवा दीजिएगा, वो कर देंगे, तो उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है, वो हो जाएगा। आई होप 20 क्वेश्चंस थे इसमें, और 20 नहीं 19 नंबर मिस है, फिर भी मैंने सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं। अब इसमें 2 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें डिटेल्ड वीडियो की रिक्वायरमेंट है, और वो 2 क्वेश्चंस हैं ट्रांसफ़र से रिलेटेड, जिनमें प्रिंसिपल का टेन्योर का जिक्र हुआ है, और एक क्वेश्चन है कि कब न्यू रिक्रूटीज़ जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे उनका ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरा है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, ये 2 हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, इसमें सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।